अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ानुल हक और आज आप अपनी क्लास में एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में मैंने जो पेपर सॉल्व किया था वो इससे पुराना था, ठीक है। तो इस क्लास में हम एक नया पेपर सॉल्व करेंगे और ये आज और कल में कंप्लीट करेंगे। इसलिए जो तमाम तफसीलात थी टीएमए की, पब्लिक एग्जामिनेशन की, वो मैंने आपको बता दी थी, डिस्कस कर दी थी। आज की क्लास में हम बराह रास्त सवाल डिस्कस करेंगे ताकि तेजी से हम सवाल सॉल्व करने के तरीके को सीख सकें और कुछ अहम सवाल भी हमारे सामने आ जाए। तो देखिए 100 नंबर का ये पेपर 3 घंटे का वक्त मिलेगा और इसकी तफसीलात इस पर्चे में 45 सवालात हैं। पिछले पेपर में भी मैंने इन चीजों को डिस्कस किया था, ये फ्रेश पेपर है इसलिए एक बार देख लीजिए। तमाम सवालात लाजमी हैं, हर सवाल के साथ नंबर दिए गए हैं। इसमें जो हिस्से हैं, ठीक है, पहला हिस्सा सवाल नंबर 1 से 20 कसीर इंतखाबी किस्म के सवालात, एमसीक्यूज यानी ऑप्शन के साथ आपको मिलेंगे और इनमें से हर सवाल 1 नंबर का होगा और आप उनमें से सही जवाब टिक करेंगे। बी क्या है, सवाल नंबर 21 से 29 मखसूद किस्म के सवालात, यानी ये एक तरीके से उससे डिफरेंट होंगे। 21 से 23 हर एक 2 नंबर के हैं, जिनमें से 1 नंबर के 2 ज़ैली हिस्से हैं, ठीक है। और सवाल नंबर 24 से 29 में हर एक 4 नंबर का होगा, जिनमें से 1 नंबर के 4 ज़ैली हिस्से हैं। इसलिए आप देखिए नंबरात जो डिवाइड कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, इससे उसका लेवल पता चलता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन टफ होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, मार्क्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत इजी होता है तो उसको वो एमसीक्यू फर्स्ट में डालते हैं और उससे वो 1 नंबर आपको देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिस्सा बी, इसमें क्या है, सवाल नंबर 30 से 35 बहुत मुख्तसर सवालात जो हर एक 2 नंबर के हैं और 30 से 50 अल्फाज के दरमियान जवाब दिए जाएंगे। यानी पहला पेपर जो आपका था, पहला हिस्सा जो पेपर का था, वो आपको सिर्फ टिक करना था। यहां अब आपकी तहरीर शुरू होगी, यानी यहां रिटन फॉर्म में आपको 30 से 50 अल्फाज में इसके जवाब देने होंगे, ठीक है। तो आप यहां पर इस चीज का ख्याल रखेंगे कि आपके जो जवाबात हों वो 30 से 50 अल्फाज, यानी आप कह सकते हैं 7 से 8 लाइन से ज्यादा ना होने पाए। अगर तफसीली जवाब हो जाता है उससे ज्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है तो मुम्तहिन को यह लगता है कि ये बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं, इसीलिए सटीक जवाब नहीं दे सके हैं, तो उससे भी बचना है हमें। सवाल नंबर 36 से 41 मुख्तसर जवाब किस्म के सवालात जो हर एक 3 नंबर के हैं और 50 से 80 अल्फाज के दरमियान जवाब दिए जाएंगे। वहां 2 नंबर के थे, यहां 3 नंबर, और यहां पर अल्फाज की तादाद बढ़ गई 50 से 80 के दरमियान, ठीक है। सी, सवाल नंबर 42 से 45 ये आखिरी हिस्सा होगा आपके क्वेश्चन पेपर का। तवील जवाब किस्म के सवालात हैं जिनमें से हर एक कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, और अल्फाज की तादाद 80 से 120 हो जाएगी, यानी आपको 1 सफा कम से कम लिखना पड़ेगा। तो अब ये आपके सवाल का पूरा पैटर्न है। इस हिस्से में देखिए नंबर ज्यादा है, सवाल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नंबरात हर क्वेश्चन के काफी मायने रखते हैं। आप 5 सही छोटे सवाल करेंगे तब 5 नंबर मिलेंगे। अगर इसको आपने सही तरीके से इसका जवाब दे दिया, एक सफा लिख दिया 120 जो अल्फाज तक, तो एक ही सवाल में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और ये नंबर अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो क्या होगा, आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। बाज लोग ये ख्याल करते हैं कि कोई बात नहीं, आखिर का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, शुरू का कर लेते हैं। तो शुरू की आपने मेहनत तो बहुत कर दी, लेकिन 1 नंबर के लिए पता चला आपने मेहनत कर दी और जो आसान था 5 नंबर का उसे छोड़ दिया। तो ये गलती नहीं करनी है। एक मर्तबा आपको देख लेना है कि सवाल पे कितना वक्त हमें लग सकता है, उसके एतबार से जो सवाल जल्दी हो सके, अच्छी तरह आ रहा हो, उसे पहले कीजिए, ठीक है। इससे वक्त भी बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। सेक्शन ए, रीता जो शतरंज की शौकीन है, ये एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, इस तरीके के कई क्वेश्चन हुए।
रीता जो शतरंज की शौकीन है, उसको उसके कोच ने उसकी हरकत का मुशाहिदा करने के लिए देखा ताकि वो बेहतरी लाने में मदद कर सके। यानी रीता को उसका कोच देख करके इंप्रूव करना चाह रहा है कि कैसे इसके अंदर इंप्रूवमेंट आए, इसलिए कोच उसका डैश डैश रवैया का मुताला कर रहा है। यानी किस किस्म के रवैये का मुताला कर रहा है कोच उसे देख करके उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए। ए है मामूली यानी मामूल के मुताबिक जो चीजें हैं, बी है काबिले मुशाहिदा चीजों रवैये का, सी है पोशीदा, डी है खामोश। अब इसका सही जवाब क्या हो सकता है? कोई मौजूद है? अनम्यूट कर दीजिए इन लोगों को। अगर आप किसी बच्चे को भी देखते हैं, गौर से दूर से देख रहे हैं, वो खेल रहा है या कोई भी काम कर रहा है और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से करे, तो आप उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, ये आपको जवाब देना है। बताइए इन चार में से सही ऑप्शन। काबिले मुशाहिदा एक जवाब आया है। और बताइए किसी का और ख्याल है कुछ? ये जवाब सही है, ठीक है। यानी वो उसकी तमाम हरकत सकनात को देख रहा है, ना खामोशी को देख रहा है, ना पोशीदगी को, ना मामूल को देख रहा है, ठीक है। वो गौर कर रहा है कि जो एक्टिविटी या शतरंज की जो शौकीन है, शतरंज को वो कैसे खेल रही है, कैसे चीजों को अडॉप्ट कर रही है, उसका मुशाहिदा कर रहा है, फिर उसे हिंट देगा, यानी उसके हिसाब से उसे मशवरा देगा। सही जवाब बी है। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ताल्लुकी तहकीक के लिए दुरुस्त है? ताल्लुकी तहकीक, ठीक है। पहले अच्छी तरीके से आप मार्क कर लीजिए कि हमें ताल्लुकी तहकीक की डेफिनेशन आगे बताई जा रही है, उनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है। ये कई मुतगय्यरात के साथ ताल्लुकात की शनाख्त करता है, पहला। दूसरा, ये वजह और असर की पेशगोई कर सकता है, ठीक है। तीसरा, ये दो मुतगय्यरात के दरमियान ताल्लुक की शनाख्त करता है। और चौथा, ये इजाफी मुतगय्यरात के असरात को कंट्रोल करता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बताइए क्यों सही हो सकता है ये? हाँ, बेसिकली जब जो यहां पर बात ही की गई ताल्लुकी तहकीक, तो ताल्लुकी तहकीक में क्या होता है, हम तलाश करते हैं कि किसी एक चीज का दूसरे से रिलेशन क्या है, ठीक है। अगर कोई ये देखना चाह रहा है कि चांद और उसके आसपास नजर वाले है से क्या असर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर क्या इंपैक्ट डालते हैं, तो ये चीजें एक तरीके से ताल्लुक को बयान कर रही हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, दो मुतगय्यरात के दरमियान ताल्लुक की शनाख्त करके बताते हैं कि इनके बीच में ये चीजें पाई जाती हैं। अब जैसे हमने देखा, पहले बहुत आम ख्याल था कि चांद की अपनी रोशनी है, चांद चमकता है, सारी चीजें। फिर हमें रफ्ता रफ्ता साइंस की तहकीक से मालूम हुआ कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि क्या है, वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है एक तरीके से। तो अब इस ताल्लुक को दरियाफ्त करने पर हम वहां तक पहुंच सके, इसलिए दो मुतगय्यरात के दरमियान ताल्लुक की शनाख्त इस तहकीक का बुनियादी हल होता है। अगला सवाल, मुहक्किकीन तजर्बाती तरीका कब इस्तेमाल करते हैं? तजर्बाती यानी एक्सपेरिमेंट वाला। पहला जवाब है जब मुहक्किक को कई मुतगय्यरात के साथ ताल्लुक की शनाख्त करनी हो, यानी कई चीजें हैं और उनके दरमियान ताल्लुक की पहचान करनी है। दूसरा, जब मुहक्किक को वजह और असर की पेशगोई करनी हो। तीसरा है जब मुहक्किक को दो मुतगय्यरात के दरमियान ताल्लुक की शनाख्त करनी हो। और चौथा है जब मुहक्किक को शुरका के नजरियात, अकायद और अकदार का मुताला करना हो। अपने तजर्बे को वो यहां किस काम में ला सकता है? बताइए इन चार में से। बताइए।
के दरमियान मुतग़य्यरात के दरमियान कानून की शिनाख्त। ऑप्शन कौन सा बता रहे हैं आप? ए, सी। और किसी का कोई जवाब है? यानी डी। और किसी का कोई जवाब है? यानी ए। ठीक है, क्या बी भी सही हो सकता है जब मुहक्किक को वजह और असर की पेशगोई करनी हो? ये नहीं हो सकता। ठीक है, वाज़ेह है कि किसका किस पर क्या असर पड़ रहा है, इसमें तजर्बे की जरूरत है या नहीं है। बताइए। बुनियादी मसला तजर्बे का है, लेकिन तजर्बाती तरीका कब इस्तेमाल करेगा हमें यह देखना है। तो हम आम जिंदगी पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके के जब सवाल आए कि क्या कई चीजें हैं, कई मुतग़य्यरात हैं और उनके बीच में अगर ताल्लुक बतानी है तो इसमें हमारा तजर्बा काम आएगा। जैसे कई चीजें हैं उनके बारे में हम रिसर्च करते हुए आए हैं। एक दूसरे का क्या, सोलर सिस्टम ही को ले लीजिए, एक दूसरे से क्या ताल्लुक है तमाम ग्रहों का। ठीक है, ये हम बता सकते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अगर हम उसी के मुतालिक तहकीक करते चले आए हैं तो पॉसिबिलिटी है ना। यानी सही जवाब इसका ए होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहां पर दो ही मुहर्रिकात हैं। जो सी है, दो मुतग़य्यरात अगर हैं तो वो तो वाज़े हो जाएगा, वहां तजर्बे की हमें जरूरत ही नहीं है। जब कई मुतग़य्यरात होंगे तब हमें तजर्बे की जरूरत पड़ेगी कि हाँ अब एक ही तरह की कई चीजें मिल रही हैं, हम इनमें से किसको कैसे डिफाइन करें। तो किसी मुजर्रब आदमी को बुलाइए जो बता सके कि किसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जहां तजर्बा वहां काम आता है जहां पर चीजें गड़बड़ हो रही हो। ठीक है, तो तजर्बे की बुनियाद पे हमें ये चीजें आसान लगती हैं। नंबर 4, अगर आप दूर से एक रेलवे ट्रैक को देखें तो ट्रैक एक नुक्ते पर मिलते हुए लगते हैं। ऐसा होता है ना। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा दर हकीकत नहीं होता। उस यकानी इशारे को क्या कहते हैं? यानी ऐसा क्यों होता है कि दूर जाकर के ट्रेन की पटरियां मिलती हुई दिखाई देती हैं? तो इस यकानी इशारे को क्या कहते हैं, सवाल है। पहला जवाब लकीरी नुक्ता नजर, दूसरा फिजाई नुक्ता नजर, तीसरा निस्बती ऊंचाई और चौथा है मुदाखलत। बताइए। इस इशारे को क्या कहते हैं? यानी एक जैसे जो चीजें दिखने लगती हैं। क्या लकीर की वजह से ये होता है? ठीक है, आपको ऐसे ट्रेन की पटरियां दिखेंगी, करीब है तो फिर ऐसे ऐसे होते दिखेंगे, जितनी दूर जाएंगे फिर लगेगा आगे जाके मिल गई हैं। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या ये जो लकीर है इस वजह से ऐसा हो रहा है, या इसके अंदर एटमॉस्फेयर हमारी फजा का कुछ दखल है, या निस्बती ऊंचाई है, या फिर किसी चीज का इंटरफेरेंस या मुदाखलत है? क्या लग रहा है आपको? लकीरी नुक्ता नजर। और किसी को कुछ लगता है? यही जवाब सही है। ठीक है, आप पैरेलल चीजों को रख रहे हैं और एक चीज इतनी दूर तक जा रही है कि अब फजा का इन्होंने जिक्र किया है। अगर फजा के साथ कोई और लफ्ज रखा होता दूरी का, ठीक है, तो वो जवाब ज्यादा सही होता। लेकिन लकीरी नुक्ता नजर में दूरी शामिल होती है, क्योंकि जितनी लंबी आप लकीर खींचते जाते हैं, ठीक है, वो डिस्टेंस भी तो बढ़ती है, आपके देखने के और एंड कॉर्नर पे फर्क हो जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब ए, लकीरी नुक्ता नजर। नंबर 5, मीना ने पहली बार ट्रेन से सफर किया और देखा
कि दूर की पहाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चल रही हैं, है ना। लेकिन ट्रेन के करीब दरख्त तेजी से ट्रेन की समत के खिलाफ हरकत कर रहे हैं। ये किस चीज की मिसाल है? यानी जो चीजें पास होती हैं वो बहुत तेजी से गुजर रही होती हैं, आप ट्रेन पर बैठिए तो, और जो चीजें दूर होती हैं वो बहुत स्लोली स्लोली मूव होती हैं। ऐसा क्यों होता है? जवाब है साख्त का तदरीज, रोशनी और साया, हरकत की निस्बत, निस्बती साइज। बताइए। यानी जो स्ट्रक्चर है साख्त की तदरीज के हिसाब से हो रहा है, यानी कैसा किसका स्ट्रक्चर है, वो बड़ी है छोटी है, या रोशनी साये का फर्क होता है, या हरकत की निस्बत होती है, या निस्बती साइज होती है। बताइए। हरकत की निस्बत। तो क्या दरख्त हरकत करता है, पहाड़ नहीं करता? इस वजह से वो स्लो लगता है। बताइए। हरकत तो कोई नहीं कर रहा है इसमें से, यानी जो चीजें नजर आ रही हैं उनमें से कोई हरकत नहीं कर रही है कोई ऐसी हकीकत? हरकत की निस्बत को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इससे आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा बताइए, निस्बती साइज हो सकता है कि नहीं? क्यों हो सकता है? अगर पहाड़ आपके करीब आ जाए ट्रेन, तो वो पहाड़ स्लो लगेगा दरख्त के मुकाबले में गुजरने में। कोई चट्टान अगर आए तो वो भी, हाँ, वो भी उसी तेजी से गुजर जाएगा। मतलब ये है कि ये जो आपकी ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, इस स्पीड के कौन सी चीज कितनी क्लोज है, कौन कितनी दूर है, ये इंपैक्ट डाल रही है। समझ रहे हैं? तो सही जवाब इसका सी बिल्कुल सही है। यानी हरकत ट्रेन की जो है ये इससे और जो चीज मूव कर रही है उसकी निस्बत क्या है, तो दूरी कितनी है, साइज क्या है, सारी चीजें असर पैदा कर रही हैं। तो सही जवाब सी। आगे देखिए। आपने देखा होगा कि पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंसों में झिलमिलाती और चमकती हुई लाइट्स होती हैं, साथ ही एक तेज सायरन होता है ताकि लोग उन्हें देख सकें। यहां कौन से दो खारजी अवामिल हैं जो लोगों की तवज्जो हासिल करने में मदद करते हैं? यानी क्या वजह है जो ऐसा किया जाता है? आपको साइंटिफिक जवाब देना है। नयापन और साइज, हरकत और शिद्दत, तब्दीली और तकरार, वजाहत और रंग। बताइए क्या चीज होती है? किस वजह से एम्बुलेंस की आवाज सुनकर के एकदम से लोग रास्ता देने लगते हैं? उसमें नयापन होता है, साइज होती है, या फिर हरकत और शिद्दत होती है, तब्दीली और तकरार होती है, या वजाहत और रंग होता है? बताइए। सही जवाब हाँ, जवाब सही है बिल्कुल। इसलिए क्योंकि देखिए नयापन और साइज का मैटर नहीं है, अगर एम्बुलेंस पुरानी भी होगी तो भी लोग रास्ता देंगे, इसलिए ये जवाब गलत। हरकत और शिद्दत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्बुलेंस हरकत करती है, तमाम गाड़ियां हरकत कर रही होती है लेकिन फिर भी एम्बुलेंस को रास्ता मिलता है, ये जवाब भी गलत। तब्दीली और तकरार, ये नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है कि कोई चीज बार बार बदली जा रही होती है, ठीक है, ये भी गलत। वजाहत में कई चीजें दाखिल है। वजाहत का मतलब ये क्लियर है कि ये आवाज किसकी है, यानी उसमें रिंग टोन जो होती है, ठीक है, टोन हो गई, उसी के साथ साथ में लाइट हो गई, प्लस रंग भी होता है, एम्बुलेंस का एक खास रंग होता है ना, एक खास तरह की शक्ल होती है। इसलिए वजाहत, क्लैरिटी और कलर, ये सारी चीजें मिल करके लोगों को ये बताती हैं कि अब रास्ता दे दीजिए, ठीक है। नंबर 7, जब हम भूखे होते हैं तो हम अपने आसपास की तमाम खाने की दुकानों पर तवज्जो क्यों देते हैं, जिन्हें हम पहले कभी नहीं देखते? ये किस वजह से होता है? बताइए। कभी भूख लगी होती है अगर, तो जो चीज घर में हम कभी खाते नहीं है और अगर मुयस्सर नहीं है तो हम उस चीज को बड़े शौक से देखते हैं। बताइए क्यों होता है ऐसा?
जरूरत, तजाद, दिलचस्पी, जज्बाती हालत। जरूरत। हाँ, जरूरत हमारे लिए उस चीज को ज्यादा अहम बना देती है। जैसे आप रमजान में देखिए, रोजे रखते हैं तो आप आम दिनों में पानी बिल्कुल रखा रहता है पास में, सारी ख्याल नहीं आएगा कभी पीने का। लेकिन रमजान में जब आप रोजे रखते हैं तो देखिए, पानी दूर से भी देखेंगे तो कितनी ललचाई भरी नजरों से देखते हैं। ये क्या वजह होती है? क्योंकि हमें प्यास लगी होती है, हमें पीने की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन, हम अशिया जैसे कि खिड़की को क्यों निस्बतन मुस्तहकम शक्ल में देखते हैं, हालांकि रेटिनल इमेज मुख्तलिफ समतों में हरकत करते वक्त बदलता रहता है? वजह बयान करें। यानी कोई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल एक जैसा क्यों देखते हैं, जबकि हमारा रेटिनल इमेज है ये मुख्तलिफ समत में बदल जाता है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? चमक की मुस्तकिल मिजाजी, रंग की मुस्तकिल मिजाजी, शक्ल की मुस्तकिल मिजाजी, या साइज की मुस्तकिल मिजाजी? शक्ल की मुस्तकिल मिजाजी। हाँ, और साइज की? साइज की बताइए। नो। रंग की? नो। क्यों नहीं? क्या रंग बदल जाता है? मतलब अगर आप दरवाजे को सामने से देखें और दरवाजे को साइड से देखें तो क्या रंग बदल जाता है? बोलिए बोलिए, बगैर तकल्लुफ बोलिए। सही कह रही हैं। अगर लाइट का इंपैक्ट कम या ज्यादा होता है तो रंग में तब्दीली आ जाती है, इसलिए ये जवाब गलत। साइज की मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं? बताइए। वही एंगल क्रिएट होगा। अगर आप साइज करीब से अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो वो चीज बड़ी नजर आती है, लेकिन दूर से देखते हैं तो चीज छोटी हो जाती है ना? तो इसका मतलब साइज भी क्या हो रहा है? तब्दील हो रहा है। इसलिए ये भी जवाब गलत हो जाएगा। चमक की मुस्तकिल मिजाजी ये भी गलत है, इसलिए क्योंकि अगर अंधेरा हो जाए तो चमकेगी नहीं चीज। एक ही जवाब बचता है, शक्ल की मुस्तकिल मिजाजी। अब ये क्यों सही है? आप किसी चीज को करीब से देखें या दूर से, अगर उसकी एक शक्ल आपके जहन में बन गई है तो आपको वैसी ही नजर आएगी। अगर आपने खिड़की को सामने से अच्छी तरीके से देख लिया तो साइड में भी जाएंगे तो भी आपके जहन में उसकी तस्वीर वैसी ही बनी होगी। एंगल जो भी आ रहा हो, लेकिन तस्वीर आपके जहन में वैसी ही रहेगी जैसी कि आपने सामने से देखा था। इसीलिए शक्ल की मुस्तकिल मिजाजी जो है ये आपके जहन में वही तस्वीर पेश करती है। अगला क्वेश्चन, बाबा वंगा एक सूफी जो मुस्तकबिल के वाकयात की पेशगोई के लिए मशहूर थी, नफ्सियाती इल्म के मुताबिक उनके पास क्या है? यानी ये क्या करती थी? मुस्तकबिल के वाकयात की पेशीन गोई कर देती थी। तो अगर आप नफ्सियाती नुक्ते नजर से देखें तो उनके पास कौन सी ऐसी खूबी है? पहला जवाब है पेशबीनी, दूसरा है गलत इदराक, सी है ख्याली नक्शा और डी है वाज़ेह बसीरत। बताइए। ख्याली नक्शा तो उससे तो पेशीन गोई नहीं कहेंगे। ख्याल कभी पेशीन गोई नहीं होता है ना? पेशीन गोई तो हम उसे कहते हैं कि कोई चीज हतमी तौर पर कही जाए कि ऐसा होने वाला है और वो आगे चल के हो जाए, है ना? वरना ऐसे मफरूजे तो बहुत से कायम किए जाते हैं। तो ख्याली नक्शा तो यहां पर गलत है जवाब। गलत इदराक भी गलत है, इसलिए क्योंकि वो जब तक के सही नहीं होगी पेशीन गोई नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और पहला जवाब जो पेश गोई है, पहले बता देना। तो पेश गोई तो किसी सूरत में पॉसिबल हो जाती है, कोई भी कुछ बोल देता है। पेश बीनी यानी पहले से देख लेना। एक जवाब ये है और एक जवाब डी है वाज़ेह बसीरत। इन दोनों में से कौन सा सटीक है बताइए? यानी किसी के पास कोई ऐसी साइट, कोई ऐसी बसारत मौजूद है जो ये बता देती है कि आगे क्या होने वाला है।
तो इसका सही जवाब वाज़ेह बसीरत ही हो सकता है। ठीक है, अपनी बसीरत की बुनियाद पे इंसान बता देता है कि आगे क्या होगा। बहुत सारे वाकयात को लेकर के सूफी और जो है वलियों की तो ऐसी बहुत सी हिकायतें मौजूद हैं। सही है। जवाब सवाल, एक मजहर जिसके जरिए बसरी मैदान में अनासिर की ज्यादा कसाफत दूर से देखी जाती है, यह जाना जाता है। बसरी मैदान में अनासिर की ज्यादा कसाफत दूर से देखी जाती है, ठीक है, तो इसे किस तौर पर जाना जाता है? निस्बती ऊंचाई के तौर पर, साख्त का तदरीज, फजाई नुक्ते नजर, लकीरी नुक्ते नजर। यानी एक व्यू है, ठीक है, जहां से कोई मैदान अगर देख रहे हैं तो अनासिर की यानी जो चीजें मौजूद हैं वो ज्यादा भारी भरकम कसाफतें भरी हुई नजर आ रही हैं, ठीक है, दूर से नजर आ रही हैं। बताइए ये क्या चीज हो सकती है? दूर से किसी मैदान के अंदर चीजें मौजूद हैं, ठीक है, और वो एक खास व्यू से देख ली जाती है, तो उसमें कौन सी चीज काम कर रही है? निस्बती ऊंचाई, साख्त का तदरीज, या फजाई नुक्ते नजर, या लकीरी नुक्ते नजर। यानी इस मजहर को एज अ मीडियम इस्तेमाल किया जा रहा है। बताइए ये सवाल थोड़ा सा तर्जुमे के एतबार से हार्ड हो गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें पैदा हो रहा है। इसका इंग्लिश वाला हिस्सा कहाँ है? ये सवाल नंबर कौन सा था? 10। ये देखिए, अ फिनोमिनन बाय विच द विजुअल फील्ड हैविंग मोर डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज सीन farther away. This is known as relative height, texture gradient, aerial perspective, और D है linear perspective। बताइए ऑप्शन डी, बताइए क्यों? लीनियर पर्सपेक्टिव से आप क्या समझते हैं? यानी वहां पर किसी तरीके से खत या कोई लकीर तो है नहीं। बताइए। उर्दू में ही बताओ। उर्दू में ज्यादा सही रहे। चलिए यहां पर देखिए, देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं ना चीजों को देखने के लिए, तो आप दूर की चीजों को भी यहां से बैठ करके देख सकते हैं। तो बीच में कौन सी चीजें आ रही होती हैं, या कौन सा उसके अंदर नुक्ते नजर इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसी चीज जिसकी वजह से वो चीज विजुअल हो जाती है। जाहिर सी बात है यहां पे ऊंचाई का कोई लेना देना नहीं है ना। अब दूरबीन से आप जितना ऊंचा देख सकते हैं, नीचे भी चीजें देख सकते हैं, कोई भी एक जगह हो सकती है। इसी तरह साख्त का भी कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता फजाई नुक्ते नजर यहां पर बहुत कारगर है, ठीक है। यानी फजाई नुक्ते नजर से मुराद कि आप जहां से देख रहे हैं वहां से वो चीज कितनी दूर या कितनी पास है, समझ रहे हैं ना। तो लकीर का यहां कोई दखल नहीं। जाहिर सी बात है वो चीजें लकीर की फॉर्मेट में हो, ये सही नहीं हो सकता। तो ये जवाब भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही जवाब एक ही बचता है, फजाई नुक्ता नजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक मसला हल करने की तकनीक जहां मसला या हदफ को ज़ैली अहदाफ में तकसीम किया जाता है और मसले को मरहलेवार हल करने के लिए रास्ता बनाया जाता है, बताइए उसे क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक्स, एल्गोरिदम, कोशिश और गलती। उसका जवाब तो इंग्लिश में ही दे दिया है उन्होंने। वसाइल, मकसद, तज्जिया। यानी मरहलेवार आप चीजें कर रहे हैं,
प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? इस टेक्निक को क्या कहेंगे? छोटे छोटे मकासिद आप तय करते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। वसाइल मकसद तज्जिया। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए क्योंकि आप जो चीजें आपको हासिल हो रही हैं, जो वसीले मिल रहे हैं, ठीक है, उनको देखते हैं और आप अपना मकसद सामने रखते हैं, उसके हिसाब से उसका तज्जिया करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटा छोटा मकसद तय करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जबान की तरक्की पर नफ्सियात दानों की आरा को मैच करें। यानी किसी लैंग्वेज के प्रमोशन को लेकर के माहिरीन नफ्सियात क्या कह रहे हैं? नफ्सियात दान जबान की तरक्की पर क्या आरा देते हैं, उनकी आरा देखिए मौजूद है। लैंग्विस्टिक क्या कहते हैं? जबान ख्यालात का मवाद मुतय्यन करती है। ए। बी नोम चॉम्स्की, जबान और ख्यालात अलग अलग तरक्की करते हैं। तीसरा जान प्याजे, जबान की तरक्की में अहम दौर। ये कुछ मिस ट्रांसलेट हुआ है अफजल। हाँ, इसका इंग्लिश वर्जन खोलिए, 12 नंबर। टेबल है। देखिए इसमें समझिए, मैच द व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट विद द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। यानी ये अलग अलग माहिरीन नफ्सियात हैं, इनके अपने ख्यालात हैं जबान को लेकर के। तो पहला ख्याल यह है कि लैंग्वेज डिटरमाइंस कंटेंट ऑफ थॉट, यानी जबान तय करती है कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरे क्या क्या कहते हैं? लैंग्वेज एंड थॉट्स डेवलप सेपरेटली, यानी लैंग्वेज अलग चीज है, थॉट्स अलग चीज है। तीसरा है क्रिटिकल पीरियड इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी जबान की तश्कील में ये एक मुश्किल मरहला होता है। चौथा है थॉट्स प्रीसीड्स लैंग्वेज, यानी जो ख्यालात हैं वो जबान से पहले आते हैं। अब बताइए आप नफ्सियाती नुक्ते नजर से इनमें से कौन सा जवाब सही है? सिर्फ एक भी सही हो सकता है, ठीक है, और कई एक भी सही हो सकते हैं। ऑप्शन बी। बताइए। ये मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात हैं, इनके अपने अपने ख्याल हैं। ऑप्शन ए और डी। ए और डी, यानी लैंग्वेज डिटरमाइंस कंटेंट ऑफ थॉट। इसको आप सही मानते हैं और इसको सही मानते हैं, इसके एतबार से आप में देखिए ए और डी का कोई मौजूद है किसी में? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में A2, B3, C4, D1। दो तीन चार। नहीं, ये किस एतबार से इन्होंने बी भी दिया है? ये दो कॉलम है, हाँ। ये मैच करने कॉलम। अब कौन सा सही हुआ है कॉलम, वो फिर सेलेक्ट करना है। अच्छा अच्छा, ये एक तरीके से कोटेशन मैच करने वाला है। ए का फोर्थ। ठीक है, हाँ। ये ठीक है या नहीं? अच्छा, तो इसके लिए फिर तो देखिए एक चीज आपको जहन में रखनी पड़ेगी, यानी ये जो व्यूज हैं ऑन दी डेवलपमेंट, ये एग्जैक्टली जो है वो आमने सामने नहीं लिखे हुए हैं, ये हमें मैच करना है और उसके बाद में सही जवाब मुंतखब करने हैं। मैच द व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट विद द नेम्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट। तो अब इसके लिए आपको अपनी किताब खोलनी पड़ेगी, है ना। जबान को लेकर के जो मुख्तलिफ नजरियात आपकी किताब में मौजूद हैं उसे खोल लीजिए। देखिए पेज क्या है आपका, सबक नंबर कौन सा है? फहरिस्त देखिए, लैंग्वेज को किस पेज में डिस्कस किया गया है, किस चैप्टर में?
हाँ, उर्दू में मैं समझा रहा हूं, इसे पहले समझ लीजिए फिर मैं उर्दू में समझाता हूं। इसमें असल में वो खाका नहीं बन पाया है ना, इसलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। वो जो कंटेंट है वो मैं आपको समझा दूंगा। अपनी किताब में आप ये देखिए कि इस चैप्टर को कहां डिस्कस किया गया है, लैंग्वेज को। चलिए मैं इसका तरीका बता देता हूं, ठीक है। आप इसमें करेंगे क्या कि चैप्टर आप अपने पीडीएफ देख लीजिएगा, ये जो भी, अगर इंग्लिश बुक आपको आसानी से मिल जाएगी, आपको सिर्फ वर्ड मैच करने हैं। वर्ड कैसे मैच करने हैं कि जैसे आप यहां पर आते हैं तो आप क्या करेंगे, लैंग्वेज वाले पोर्शन पे जाएंगे। इन तमाम जो ये माहिरीन नफ्सियात हैं, इनके नाम के साथ में इन्होंने जो कहा है वो कोटेशन लिखे हैं। तो आप पहले किताब से देख करके इनका नाम लिख करके इनके इनके कोटेशन लिख लीजिए, और उसके बाद में इस पेज को आप ओपन करेंगे और जिसका जो जवाब सही है उससे मैच कर देंगे। सपोज दैट ए का सी सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे मिला रहा हूं। इनका ये सही है, ठीक है, इनका ये सही है, ठीक, और फिर ये बचा तो इनका ये सही है। हमने एक ऐसे ही बना दिया, ये गलत है, ठीक है। आप अपने एतबार से इसे मैच करेंगे तो आप क्या होगा, फर्स्ट का इसके एतबार से क्या आया, सी आया। तो अब इस तरीके से इन्होंने दिया है कि क्या ये सही है कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऐसे मिलाने के बाद में इनमें से जब चारों मिल जाएं तो उस जवाब को आप सही क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सीधा सा, आपको इसे समझना है। सवाल यह है कि जबान की तरक्की या जबान को लेकर के नफ्सियात का क्या नफ्सियात दानों का क्या ख्याल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 13, मुंदरजा झेल में से कौन सी फर्द की जिस्मानी तरक्की का हिस्सा नहीं है। यानी जिस्मानी तरक्की में क्या क्या चीजें शामिल हैं, यह आप जहन में रखेंगे। तो जो चीज जिस्मानी तरक्की का हिस्सा नहीं है उसे आप इससे खारिज करेंगे और वो जवाब आपका सही होगा, ठीक है। तब जिस्मानी तरक्की का हिस्सा है, बताइए, सही है। सलाहियत, सलाहियत, क्वेश्चन मार्क लगाइए। वजन, मोटर महारत, मोटर मतलब ड्राइविंग वगैरह या और भी जो चीजें आती हैं, अलग अलग चीजें, ठीक है, जिसमें इसमें मोटर स्किल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सपोज दैट ड्राइविंग है या और भी बहुत सारी चीजें, काम जो काज करते हैं आप, वो सारी चीजें। तो ये आपकी जिस्मानी तरक्की का हिस्सा है, नहीं है, इसलिए क्योंकि आप बाइक चला पाते हैं या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपकी तरक्की के लिए। अब एक एतबार से आप ये बताइए कि सलाहियत और मोटर महारत में से सलाहियत हमारे जिस्मानी तरक्की का हिस्सा है कि नहीं। इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा होगा जिस्मानी नशोनुमा जब आप करते हैं तो मुकम्मल जिस्म की नशोनुमा की बात आती है, उसमें ज़हनो दिमाग भी आता है ना हमारा। और ज़हनो दिमाग क्या करता है, उसके लिए भी एक खास जो है तरीका तय है कि किस उम्र के बच्चे को क्या चीजें आ जानी चाहिए। इसीलिए आपने आईक्यू का इस्तेमाल किया है ना, आईक्यू पढ़ा होगा, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जो क्या होता है, ये बताता है कि हम इस उम्र में कौन सा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। तो गोया कि हमारी सलाहियत, हमारी लियाकत, ये भी हमारी तरक्की के साथ, जिस्मानी तरक्की के साथ चलती है। तो सलाहियत भी हमारी जिस्मानी तरक्की का हिस्सा है, इसलिए ये जवाब भी सही है। अब जो गलत है वो जवाब होगा हमारा सही, ठीक है, क्योंकि क्या पूछा है, पूछा है कि तरक्की का हिस्सा नहीं है। अगर पूछता तरक्की का हिस्सा है तो ये तीनों सही होते और नीचे ऑप्शन देता ए बी सी सही है कि बी सी डी सही है ना। और जब इसने पूछा कि कौन सा तरक्की का हिस्सा नहीं है तो जो नहीं है वही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस तरक्की के, उस तरक्की के अमल को क्या कहते हैं जहां बच्चा अपने मौजूदा स्कीमों में दुनिया के बारे में नई मालूमात शामिल करता है, यानी नई नई चीजें ऐड करता जाता है। तो इस तरक्की को क्या कहते हैं, जम करना, रिहाइश, तंजीम, तवाजुन, बताइए।
सिंपल सा जवाब है इसका। जी, तवाजुन, तंजीम, नहीं। जम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। एक मालूमात के साथ दूसरी आप ऐड करते जा रहे हैं तो सीधा सा जवाब जम करना। सही जवाब जम करना। अगला क्वेश्चन, यह देखना दिलचस्प है कि 5 माह का बच्चा सलीम अपनी मां की जानिब से खेलते वक्त पैदा करदा आवाजों की कॉपी करता है। यह किस वजह से होता है? ऑप्शन है अक्कासी, नकल, गूंज, गर्दन घुमाना। सही जवाब नकल। ठीक है, छोटे बच्चे नकल करते हैं। अगला सवाल आ जाइए, मुंदरजा झेल में से कौन सा अमल तहफ्फुज को जाहिर करता है, सिक्योरिटी को? पहला, बच्चा सब्जियों और फलों को जुमरे में रख सकता है, यानी अलग अलग अगर बच्चा फल और सब्जी को कर सकता है तो क्या यह तहफ्फुज को जाहिर करता है? बताइए। इससे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। ठीक, बच्चा मुख्तलिफ साइज की अशिया को कम होते हुए तरतीब दे सकता है, यानी इस सीक्वेंस में रख सकता है, ये उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो क्या इससे तहफ्फुज का पता चलता है? बच्चा मानूस और गैर मानूस लोगों में तफरीक कर सकता है। बताइए। ये तहफ्फुज का ही मसला है। अजनबी के पास अगर नहीं जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील करता है। ठीक है। और डी है, बच्चा ये जान सकता है किस बेकर में पानी ज्यादा है, हालांकि बेकर्स के साइज मुख्तलिफ हैं, तो ये इसका भी ताल्लुक सिक्योरिटी से नहीं है, उसके इल्म से है। सही जवाब सी। अगला क्वेश्चन, मोटी और बारीक मोटर महारत में क्या फर्क है? ए, मोटी मोटर महारत, अब ये देखिए ट्रांसलेशन है, यानी माइन्यूट आप कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट, जिसे छोटे पट्टों की हरकत को शामिल करती है। बारीक मोटर महारत बड़े पुट्ठों की हरकत को शामिल करती है। दूसरा क्या है? मोटी मोटर महारत बड़े पुट्ठों की हरकत को शामिल करती है, बारीक मोटर महारत छोटे पुट्ठों की हरकत को शामिल करती है। सी, मोटी मोटर महारत रिफ्लेक्सेस शामिल करती है, बारीक मोटर महारत बेइख्तियार हरकत शामिल करती है। डी, मोटी मोटर महारत में कोई पुट्ठे की हरकत शामिल नहीं है, बारीक मोटर महारत में तमाम पुट्ठे की हरकत शामिल होती है। इसको एक मर्तबा इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, यानी आपको स्किल के दरमियान में फर्क करना है कि कौन सी ग्रॉस स्किल है और कौन सी फाइन मोटर स्किल है, मतलब कौन सी रफ है अभी और कौन सी पूरी तरीके से पुख्ता हो चुकी है। ए है, ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व स्मॉल मसल्स मूवमेंट, फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व लार्ज मसल मूवमेंट्स। ठीक है, यानी क्या यह होता है कि जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो छोटे छोटे मसल के मूवमेंट पे काम करती है, जबकि फाइन मोटर स्किल्स जो है लार्ज मसल मूवमेंट पे काम करती है। ये कोई जरूरी नहीं है। यानी आपकी बॉडी को भी अगर आप देख लें तो आपकी बॉडी ये जरूरी नहीं कि जब बड़े बड़े सामान उठाने लगे या बड़े बड़े काम करने लगे अच्छे से तब आप कहें कि वो अच्छी तरीके से स्किल्ड है, बल्कि अगर छोटा काम भी सही से कर रहे हैं तो वो फाइन मोटर स्किल होगी। ठीक है, मूवमेंट का। इसलिए ये जवाब तो गलत है। दूसरा क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व लार्ज मसल्स मूवमेंट, फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व स्मॉल मसल मूवमेंट। ये जवाब बिल्कुल सही है। छोटे छोटे हरकत को, जैसे बॉल हम फेंके, बच्चा जज कर लिया कि कहां तक बॉल आई, अब हमें पकड़ लेना है, तो ये समझिए फाइन मोटर स्किल है। सी जवाब है इसका। ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व रिफ्लेक्सेस, फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ये भी सही नहीं है। ग्रॉस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व नो मसल मूवमेंट, फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व, ये भी सही नहीं है। ठीक है, सही जवाब इसका बी है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन,
बच्चे किसी भी चीज को क्यों पकड़ने की कोशिश करते हैं जो उनकी हथेली को छूती है? ये किस वजह से होता है? रोटिंग रिफ्लेक्स, ग्रैपिंग रिफ्लेक्स, खुददारी रिफ्लेक्स, बाबी नस्की रिफ्लेक्स। ये तो इंग्लिश का तर्जुमा कर दिया है, ठीक है, उससे बेहतर इंग्लिश देख लीजिए। बच्चा क्यों पकड़ता है कोई चीज? ठीक है, रूटिंग रिफ्लेक्स, इसका रूट से कोई ताल्लुक नहीं। ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स अलबत्ता सही है, हो सकता है, ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। वॉलेंटरी रिफ्लेक्स, ये भी जरूरी नहीं है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ठीक है, बेबिंस्की का तर्जुमा क्या किया है इन्होंने? बाबिनस्की, छोड़िए इसे। सही जवाब आपका सेकंड, ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। यानी जो चीज टच हो रही होती है वो उसका टच करना ही, जिसे हम कहते हैं ग्रैपिंग रिफ्लेक्स, यानी एक तरीके से ग्रिप बनती है, उससे कोई पकड़, जो बच्चा पकड़ता है, ठीक है, उससे वो उस शय को महसूस करता है और वही चीज उसको बार बार उसको पकड़ने पे उकसाती है। तो सही जवाब इसका बी। 19, मुंदरजा झेल में से कौन सा इल्मी खुसूसियत तरक्की के प्री अमली मरहले में नहीं होता है? यानी शुरुआत में कौन सी ऐसी खुसूसियत है, इल्मी खुसूसियत, जो नहीं पाई जाती? दुनिया की नुमाइंदगी तस्वीरों और अल्फाज के साथ, क्या ये शुरू में पॉसिबल होती है? तस्वीरों और अल्फाज के साथ शुरू ही में वो दुनिया की नुमाइंदगी कर सकता है? बोलिए, सब म्यूट हो गए क्या? बी है मंतिकी सोच का इस्तेमाल करके कुछ तश्कील देना। एग्जैक्टली दूसरे बच्चों के साथ खेल खेलना, दूसरों के नुक्ते नजर से समझना। सही जवाब इसका बी। शुरुआत में यह पॉसिबल नहीं होता है कि आप लॉजिकली कुछ सोच करके कोई नई चीज तश्कील दे दे। बाकी सब पॉसिबल है कि आप ड्राइंग बना दें, ठीक है, दूसरे के साथ खेलें या दूसरों के हिसाब से कुछ देखें, यही तो करता है बच्चा, ठीक है। ये बहुत बात की चीज होती है कि खुद से कोई चीज सोचे और उसको इंप्लीमेंट कर दे। अगला क्वेश्चन, छोटी सीमर स्टिक पर गिर गई और रोने लगी। उसकी मां ने सड़क को मारने का बहाना किया और उससे सुमेरा खुश हो गई। सुमेरा, ठीक है, प्री अमली मरहले में ये इस वजह से होता है, यानी वजह क्या है कि गिरी वो है और मां ने सड़क को मारा और बच्ची खुश हो गई, ठीक है। मरकजियत, तहफ्फुज, खुद मरकजियत या जानवरियत, क्या है बताइए? है ऑप्शन सी, खुद मरकजियत। हाँ, तहफ्फुज ही सही है। बच्चे के जहन में ये आता है कि इस जमीन ने मुझे चोट पहुंचाई है, यानी ये मुझे नुकसान दे रही थी इसलिए अम्मी ने इसे मार दिया। अब दरवाजे से बच्चा टकराता है तो दरवाजे को आप मार देते हैं, बच्चा चुप है, मतलब उसको लगता है कि हाँ ये मुझे चोट पहुंचाया, इसको भी मार दिया अम्मी ने, अब ये जो है शांत हो जाएगा। तो उसके जहन में किस चीज का मैसेज जाता है कि वो सेफ है, सेफ्टी का मैसेज जाता है, तहफ्फुज का, इस वजह से वो चुप हो जाता है, ठीक है। तो सही जवाब बी है। मुंदरजा झेल डेटा तलबा के सोशल साइंस टेस्ट में हासिल करदा नंबरों को जाहिर करता है, ठीक है। एक टेस्ट हुआ सोशल साइंस का और उसमें ये नंबरात मिले हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस है। अब क्या है, ऊपर दी गई डेटा का औसत निकालिए, यानी इसका एवरेज निकालना है। तो ये आपको पढ़ाया गया है ना, आपने अगर थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़ रखी होगी तो आपको मालूम होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं बताइए, बताइए जल्दी बताइए। टोटल ऑफ नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर्स, सीक्वेंस जितने भी हैं। अब क्या करेंगे आप, इनको एक साथ पहले जोड़ लेंगे, ठीक है, जितने भी बनेंगे
वो आगे लिख देंगे इक्वल करके। सपोज दैट ये 500 600 जो भी बन रहे हैं 580 बन गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनका एवरेज हमें निकालना है, तो ये जितने हैं उतने से इसे डिवाइड कर देंगे। जोड़ करके बताइए अफजल साहब, आप सब भी निकालिए, फौरन बताइए कितना निकल करके आएगा एवरेज। टोटल कितना बन रहा है ये? जोड़ने दीजिए इन लोगों को, देखें क्या कितना मैथ का हुआ है। जोड़ना जानते हैं ना कि किस सीक्वेंस में लिख के जोड़ते हैं? अगर आपको बड़ा नंबर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? अब बहुत सारे लोग इसको ऊपर नीचे लिखने लगे होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं। पहले आप इकाई इकाई को जोड़ लीजिए, फिर दहाई को जोड़ लीजिए, इसी सीक्वेंस में, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इधर से जोड़ना शुरू कीजिए। चलिए 9 1 10 0 0 0 0 0, फिर 10 2 12, 12 8 20, 20 9 29 और 1 30। 30 के क्या लिखेंगे? 0। आपके पास कितने हासिल हैं? 3। ठीक है, अगला ऐड कीजिए। 4 2 6 3 9, 2 11, 4 15, 6 21, 4 25, 2 27, 2 29, 4 33 और 3 36। कितना आ रहा था अफजल? 360 ना? सही आ गया ना? तो अब ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए ये कितने लोग थे, यानी ये जितने कॉमा लगे हैं उतने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना? टोटल 10 है। अब 360 को आप भाग दे दीजिए 10 से। ठीक है, इस तरह भी भाग दे सकते हैं, और आपका दूसरा फॉर्मेट भी है ऊपर नीचे लिखने का। चलिए पहले आप 10 से अगर डायरेक्ट करेंगे 60 को तो कितना आएगा? सॉरी 36 को पहले देंगे ना, तो 10 तिया 30। कितना बचा यहां पे? 6। 3 कट गए, यहां पे 6 लिखेंगे और फिर 10 छक्का 60, पूरा अमाउंट कट गया। अब एवरेज निकल करके आएगा कितना नंबर? 36, यानी 36 नंबर एवरेज है आपका। ये थोड़ा मैथ का फार्मूला है, कुछ चीजें इसलिए पढ़नी जरूरी होती हैं। यहाँ नफ्सियात में भी आप 12th में आ गए हैं, मैथ की बुनियादी मालूमात तो होनी ही चाहिए, लेकिन इससे क्या होता है, डेटा एनालिसिस में आसानी होती है। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीजें अगर आप ना जानते हो तो जोड़ गुणा घटाओ ये सारी चीजें थोड़ा सीख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके मुतालिक कुछ सवाल जरूर रहेंगे। तो अब उसका एवरेज इन्होंने पूछा है, दरमियानी नंबर निकालना है। देखिए जवाब क्या दिया, बस जवाब नहीं दिया है, बस आपको बता देना है टोटल करके। ठीक है, यहां पे ऑप्शन वाला काम खत्म है। 36 आएगा एवरेज। चलिए वक्त भी खत्म हो रहा है, बकिया सवाल अब कल सॉल्व करेंगे, और कल ही आपकी आखिरी क्लास होगी। ठीक है, फिर उसके बाद भी आपको प्रिपेयर होकर के अपना एग्जाम देना है अच्छी तरीके से, बहुत ही इत्मीनान के साथ। 24 को है ना पेपर, 24 तारीख को है, वक्त नहीं है, तैयारी पे लग जाइए और अच्छा रिजल्ट लेकर के आइए। कल अगर आपके जहन में कोई सवाल भी है तो रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वक्त मिलेगा नहीं, पूछ लीजिएगा। तेजी से हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर कुछ आपके सवाल भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए खुदा हाफिज।